सभी बच्चों को सुप्रभात में स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों को संज्ञा के बारे में बताने जा रहा हूँ। संज्ञा के बारे में आप लोग पिछली क्लास में भी पढ़े होंगे, जिसे इंग्लिश मीनिंग में नाउन कहते हैं। तो आइए आज फिर से संज्ञा के बारे में जानें और समझें। संज्ञा क्या है, इसके कितने भेद होते हैं, उसके भेद के परिभाषा कैसे हैं, उसे कैसे परिभाषित करेंगे, उसका उदाहरण किस प्रकार का होगा, ये सारे बातों को आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनने और समझने का प्रयास कीजिए। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। आज हमारे संसार में बहुत प्रकार के वस्तुएं, व्यक्तियों, स्थानों और भाव हैं। भावों के नाम हैं। इन सभी का कुछ न कुछ नाम होता है और यही नाम संज्ञा कहलाता है। तो आइए हम लोग संज्ञा के बारे में विस्तार से चर्चा करें। ठीक है? यस। तो सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा जानेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं या संज्ञा क्या है? संज्ञा संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, व भाव को किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, घड़ी, पटना, हंसना, आदि। बच्चों, इसे फिर से एक बार सुन लें कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति,
वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, घड़ी, पटना, हंसना आदि। ये संज्ञा की जो परिभाषा लिखा गया है, इसमें 4 चीजें का समावेश देखने को मिल रहा है। एक व्यक्ति, दूसरे में वस्तु और तीसरे में स्थान और फिर भाव के नाम को दर्शाया गया है। तो उदाहरण के रूप में राम, तो राम क्या है? व्यक्ति है। घड़ी वस्तु है, पटना स्थान का नाम है और हंसना भाव का नाम है। तो इससे यह स्पष्ट हो गया कि संज्ञा में 4 चीजों का समावेश रहता है और उसके आधार पर हम लोग उदाहरण देकर इसे प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। अब आगे संज्ञा के भेद के बारे में जानेंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के भेद, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। बच्चों, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। सबसे पहला नंबर 1 में जातिवाचक संज्ञा। नंबर 2 में व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 3 में भाववाचक संज्ञा। और में समूहवाचक संज्ञा। और नंबर 5 में द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। बच्चों, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 में जातिवाचक संज्ञा, नंबर 2 में व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 3 में भाववाचक संज्ञा, नंबर 4 में समूहवाचक संज्ञा और नंबर 5 में द्रव्यवाचक संज्ञा। ये संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अब हम लोग जो संज्ञा के 5 भेद को लिखे हैं और उसके बारे में जाने हैं, तो उन सभी भेदों को अब बारी बारी से परिभाषा और उनके उदाहरण के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि जातिवाचक संज्ञा क्या है या जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और समझने का प्रयास करें। ठीक है? यस। तो नंबर 1 जातिवाचक संज्ञा।
जिस संज्ञा शब्द से जिस संज्ञा शब्द से जाति भर का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, फल, फूल आदि। इसके जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा को एक बार फिर से सुन लें। जिस संज्ञा से जाति भर का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, फल, फूल आदि। जैसे में यहाँ उदाहरण स्वरूप दिया गया है गाय, तो गाय का भी एक विशेष जाति है। फल का भी एक जाति होता है। ये फल में मान लीजिए कि आम है, तो आम फल भी एक जाति ही है, उसका एक जाति है। फूल भी एक जाति है, और उसे अनेकों, हमारे यहाँ जो फूल है उसका नाम हम लोग लेते हैं और उसे जाति के रूप में समझा जाता है। भेद नंबर 2। भेद नंबर 2, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति या जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है,
पदार्थ का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय, पटना, गंगा, आदि। कहता है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय, पटना, गंगा आदि। परिभाषा से ही स्पष्ट हो रहा है कि किसी खास व्यक्ति का बोध होना। तो किसी खास व्यक्ति का बोध गंगा, यह एक खास व्यक्ति हैं और इनके अलावा और कोई दूसरा नहीं है। हिमालय भी एक खास पहाड़ है, इसके समान और कोई दूसरा पहाड़ नहीं है। पटना एक खास स्थान का नाम है जो खास का बोध कराता है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा भी आप लोग समझ गए होंगे। नंबर 3, में समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से समूह अथवा समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, वर्ग, मेला, गुच्छा,
आदि। बच्चों, यह संज्ञा का नंबर 3 भेद है, समूहवाचक संज्ञा। इसका परिभाषा फिर से एक बार ध्यान से सुने। जिस संज्ञा शब्द से समूह अथवा समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, वर्ग, मेला, गुच्छा आदि। जैसे मान लिया जाए कि सेना है, तो वह सेना का एक समूह हो गया, उसमें और कोई दूसरा व्यक्ति दिखाई नहीं देगा। जब भी दिखाई देगा तो वह सेना ही दिखाई देगा, इसलिए उसे सेना का समूह कहा गया। वर्ग, जब कोई भी वर्ग में देखा जाता है तो उस वर्ग में केवल बच्चे ही दिखाई देते हैं, तो यह बच्चे का समूह हो गया। अब उसमें किसी और दूसरे कोई दिखाई नहीं देंगे। जब भी दिखाई देंगे तो केवल बच्चे ही दिखाई देंगे। मेला, मेला में आदमियों का समूह है। गुच्छा, मान लिया जाए कि अंगूर का गुच्छा है, तो उसमें केवल अंगूर ही दिखाई देंगे, उसमें और कोई दूसरा फल दिखाई नहीं देगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि समूहवाचक संज्ञा समूह और समुदाय का बोध कराते हैं। ठीक है। नंबर 4, भाववाचक संज्ञा। नंबर 4 में भाववाचक संज्ञा अब हम भाववाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा जानेंगे कि भाववाचक संज्ञा क्या है। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष, तथा स्वभाव के बारे में पता चलता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदारी, सच्चाई, दुख, हंसना, आदि।
बच्चों, संज्ञा के नंबर 4 भेद में भाववाचक संज्ञा है, जिसका परिभाषा एक बार फिर से सुने, ध्यान से सुने। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष तथा स्वभाव के बारे में पता चलता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदारी, सच्चाई, दुख, हंसना आदि। तो इसका उदाहरण से भी देख सकते हैं कि ईमानदारी को देखा नहीं जाता है, उसको परखा जाता है। कौन व्यक्ति ईमानदार है, कौन व्यक्ति नहीं है, उसको अनुभव के आधार पर हम लोग पता कर लेते हैं कि वह ईमानदार है, वह व्यक्ति ईमानदार है, उसके पास ईमानदारी का गुण है। एक सच्चाई है, सच्चाई भी देखकर पता नहीं चलता है, उसको परखा जाता है कि वह सच्चाई है, उसमें सच्चाई के गुण है। फिर दुख है, दुख को भी परख कर पता चलता है कि वह दुखी है, उसके पास कष्ट है, लेकिन वह अपने अनुभव के आधार पर अपने दुख को साझा करते हैं, व्यक्त करते हैं, उसे देखते नहीं हैं। हंसना भी यह एक भाववाचक संज्ञा है। वह हंसकर अपने भाव बनाकर किसी के साथ अपने भाव को प्रकट करते हैं। उसके बाद इसमें कुछ दोष भी होता है। जैसे कोई व्यक्ति बेईमान है तो उसे अन्य लोग परख कर उसके इस दोष को पता कर लेते हैं और उसके बारे में जान जाते हैं यह व्यक्ति में दोष है। तो इसके आधार पर हम लोग भाववाचक संज्ञा का आकलन करते हैं और इसके आधार पर हम लोग भाववाचक संज्ञा का उदाहरण देते हैं। नंबर 5, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम लोग नंबर 5 संज्ञा के नंबर 5 भेद के बारे में जानेंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा के परिभाषा के बारे में जानेंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो इसे भी ध्यान से सुने। जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या पदार्थ के नापने या तौलने का जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या पदार्थ के नापने या तौलने का बोध कराता है, उसे
द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, दूध, पानी, चीनी आदि। बच्चों, यह संज्ञा के नंबर 5 भेद हैं, जिसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा का परिभाषा एक बार फिर से ध्यान से सुने। जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या पदार्थ के नापने या तौलने का बोध कराता है या होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, दूध, पानी, चीनी आदि। देखिए, ये उदाहरण से और इसके परिभाषा से दोनों को मिलान करने से स्पष्ट होता है कि किसी वस्तु को नापना या तौलना इस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो उदाहरण स्वरूप भी हम देख सकते हैं कि इसमें उदाहरण दिया गया है सोना, चांदी, दूध, पानी, चीनी। तो हम लोग सोना खरीदते हैं तो नाप तोल कर ही लेते हैं, तौल कर ही लेते हैं। चांदी भी तौल कर ही लेते हैं। दूध नाप कर लेते हैं। पानी नाप कर लेते हैं, 1 लीटर 2 लीटर, इस तरह से उसे हम लोग नाप तोल करते हैं। चीनी, इसे भी हम लोग तौल कर लेते हैं। तो इसके आधार पर आप लोग द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो बच्चों, संज्ञा चैप्टर में जो मुख्य बातें थी, वो सारी बातों को आप लोगों को बताया गया और आप लोगों को उसके बारे में विशेष रूप से बताया गया। हम समझते हैं कि आप लोग इस संज्ञा चैप्टर को ध्यान से सुने होंगे और समझ गए होंगे। तो अब आप लोग इसे अच्छी तरह से मेहनत करके इसे याद कर लेंगे और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस चैप्टर को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।